ईयर वेलकम करता हूं आप सभी सेकेंड ईयर डीएल स्टूडेंट को। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में MSN 1 के वीडियो नंबर 23वां है और क्वेश्चन है आपका रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का। और मैं बता दूं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का यह आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जितने भी हो, टीबी के वगैरह में हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, जो भी हो, लगभग मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग ज़रूर जो है यहाँ पे देखिए, समझिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्रश्न मोस्ट VVI है, इसको आप लोग क्लियर कीजिएगा, 10 नंबर में हमेशा पूछता है। चलिए, जैसा आप लोग को मैं टॉन्सिलाइटिस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज जो है देखने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी। इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर यह ट्रेकियोस्टोमी है क्या। माय डियर, आपको मैं यहीं पे बता दूं, यह 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रेकिया और एक है एस्टोमी। ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली, ठीक है। ट्रेकिया के मतलब और ट्रेकियोस्टोमी का मतलब होता है, 2 चीज़ से मिलकर बना है। एक है हमारा ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, और एस्टोमी मतलब सर्जरी, ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस। यानी ट्रेकिया के सर्जरी ट्रेकियोस्टोमी होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले समझिए कि यह ट्रेकियोस्टोमी है क्या। माय डियर, यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है। मैंने आपको एक ही वर्ड में समझा दिया कि ट्रेकिया का सर्जरी है, तो सर्जरी है तो सर्जिकल प्रक्रिया होगा, सर्जिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसमें रोगी की ट्रेकिया यानी श्वास नली में एक सर्जिकल चीरा लगाकर श्वसन हेतु एक कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है। अब ये ट्रेकियोस्टोमी क्यों किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो श्वास नली है, जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, इसमें कोई सांस के प्रॉब्लम होने से अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा होता है, उसे श्वसन में बहुत लंबे समय से दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई होता है श्वसन करने में, तो जो है उसको यह जो है एक सर्जरी किया जाता है, जो उसके ट्रेकिया में एक चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाकर एक जो है आर्टिफिशियल वे मतलब कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है, कृत्रिम रास्ता बनाया जाता है, जिससे जो है व्यक्ति श्वसन खुद से अच्छे से ले पाए। इसके लिए जो है एक आर्टिफिशियल मार्ग बनाया जाता है, ठीक है। और यह सारा प्रोसेस एक सर्जिकल होता है, इसीलिए इसे एक सर्जिकल प्रोसेस कहा जाता है। और यही प्रक्रिया को ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। यानी ट्रेकिया में सर्जरी के द्वारा एक आर्टिफिशियल मार्ग बनाना, कृत्रिम मार्ग बनाना, जो श्वसन के लिए जो है उपयुक्त होता है, श्वसन के क्रिया के लिए, उसे ही जो है हम लोग ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, ठीक है। यह एक सर्जिकल प्रोसेस है। इसकी ओपनिंग ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग के बीच बनाई जाती है तथा इस ओपनिंग में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। अब ये जो ट्रेकियोस्टोमी होता है, आप लोग पता है कि ट्रेकिया जो है छाले नुमा जो है, ऐसे जो है छाले नुमा से बना होता है, ठीक है। ऐसे कुछ जो है छाले नुमा से जो है बने होते हैं ट्रेकिया। अब इसमें होता यह है कि तीसरे मतलब 1 2 3 तीसरे और इधर से चौथे के यहाँ बीच में, इस दोनों के बीच में एक चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगा के इसमें एक आर्टिफिशियल ट्यूब डाला जाता है, एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, और वह ट्यूब का जो है कनेक्शन बाहर के वातावरण से होता है, जिससे आदमी ऊपर से सांस लेने में अगर परेशानी हो रहा हो, तो वह जो है इस ट्यूब के जरिए जो है आसानी से वह बाहर से श्वसन कर पाता है। और यही जो है ट्रेकियोस्टोमी होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। देखिए, जैसे मानिए हमारा यह ट्रेकिया है, ठीक है, ये वाला ट्रेकिया है। अब देखिए यहीं पे ये मेरा ट्रेकिया है, गर्दन है, यहाँ पे देख सकते हैं यही ट्यूब है, ठीक है। इसी ट्यूब को इस ट्रेकिया में ऊपर से व्यक्ति नाक के द्वारा श्वसन लेता है। तो अगर किसी को ऊपर श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम हो या मुँह में जो है सर्जरी वगैरह हुआ हो, तो व्यक्ति या किसी श्वसन के कठिनाई के कारण व्यक्ति समान तौर पे श्वसन लेने में असमर्थ हो जाता है, तो या कष्ट होने लगता है, तो उसे एक सर्जरी ट्रेकिया का करके और इसी प्रकार के एक ट्यूब जो है उसके ट्रेकिया में डाल दिया जाता है, और उस ट्रेकिया का जो है एक बाहर से जो है कनेक्शन रहता है। ट्रेकिया का एक भाग बाहर रहता है गर्दन के ऊपर, और एक भाग ट्रेकिया में जो है शिफ्ट किया जाता है, और यही जो है ट्रेकियोस्टोमी होता है, ठीक है।
और यही जो है आर्टिफिशियल ट्यूब होता है जिसको ट्रेकिया में डाला जाता है, ठीक है। तो यही हमारा ट्रेकियोस्टोमी हो जाता है। देख सकते हैं गर्दन के पोर्शन है, यह हमारा ये जो ब्राउन वाला भाग देख रहे हैं ये ट्रेकिया का भाग है, ठीक है। तो यही जो है और यहाँ पे एक कफ लगा के इसे जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, समझ गए। तो यही हमारा ट्रेकियोस्टोमी का प्रोसेस है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए आखिर इसका संकेत कब होता है कि कोई व्यक्ति में ट्रेकियोस्टोमी की ज़रूरत कब पड़ती है, या कब जो है इंडिकेट करता है कि हाँ व्यक्ति में अब जो है ट्रेकियोस्टोमी की जा सकती है। तो सबसे पहला मैंने ऊपर ही बता दिया कि श्वसन मार्ग में कोई रुकावट, मतलब श्वसन मार्ग में कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आए, कोई रुकावट आए, तो उस रुकावट के कारण जो है ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है, ठीक है। दूसरा है मुख में कैंसर की सर्जरी, ओरल कैंसर सर्जरी। अगर मुंह में किसी प्रकार का सर्जरी किया गया हो, खासकर कैंसर का, तो व्यक्ति को जो है यह सर्जरी ट्रेकियोस्टोमी की जा सकती है। तीसरा है श्वास नली के सिरे पर गांठ होना। अब जो ट्रेकिया है, मान गए ट्रेकिया के ऊपर हेड पर सिरा पर कोई गांठ बन गया है, तो वह श्वसन हवा को अंदर तरफ न ले पाएगा और जिससे व्यक्ति को श्वसन में समस्या होगा, तो उसको जो है गर्दन यानी ट्रेकिया में एक सर्जरी के द्वारा आर्टिफिशियल ट्यूब डाल दिया जाता है और जिससे व्यक्ति जो है सांस ले पाता है। तो बहुत लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति को श्वसन में रुकावट हो तो जो है उसको ये किया जाता है, मुख में कैंसर हुआ हो उसका सर्जरी होने पर ये हो सकता है, और श्वास नली में कोई गांठ यानी नोट्स होने से जो है ये चीज़ें की जा सकती है। तो यह इंडेक्शन हो गया, यह हमारा क्या हो गया, संकेत हो गया कि कब कब जो है हम ट्रेकियोस्टोमी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका उद्देश्य हो गया कि किन उद्देश्य के साथ में जो है यह ट्रेकियोस्टोमी की जाती है, इसका क्या उपयोग है यानी क्या उद्देश्य है, ठीक है। देखिए रोगी को लंबे समय तक ब्रीदिंग पैटर्न समान बनाए रखने के लिए, मानिए कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा हो या फिर सांस लेने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर ऊपर के जो श्वसन अंग है उसमें कोई समस्या हो गया हो जिसके कारण व्यक्ति सांस न ले पा रहा हो, तो उससे जो है ट्रेकिया में सर्जरी इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो श्वसन का प्रणाली है, ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको नॉर्मल बनाकर रखा जाए, ठीक है। दूसरा है रोगी को ट्रेकिया में जमे स्राव सिक्रीशन को हटाने के लिए, मान गए व्यक्ति का जो है सर्जरी हुआ है मुंह का और उसके कारण व्यक्ति के जो है श्वास नली में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन जो है अटक गया है, फंस गया है, तो उसको हटाने के लिए सिक्रेशन को जो है यह ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। बेहोशी या लकवाग्रस्त रोगियों में एस्पायरेशन को रोकने के लिए, अब जो बेहोशी रोगी होते हैं या जो लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड जो पेशेंट होते हैं उनमें श्वसन जो है अनुपस्थित हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो है ये किया जाता है। चौथा है जब रोगी समान रूप से श्वसन करने में असमर्थ हो तब लंबे समय तक उसे यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करने हेतु। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जब कोई रोगी है और वह लंबे समय से श्वसन करने में असमर्थ है नॉर्मल तरीके से, तो उसे यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए यह जो है ट्रेकिया में नली डाला जाता है। तो यही कुछ उद्देश्य है, नॉर्मली सबका यही मकसद है कि श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, सिक्रेशन को हटाने के लिए ट्रेकिया से, ट्रेकिया नली को साफ करने के लिए, ठीक है। बेहोशी मरीज को श्वसन प्रदान करने के लिए, लकवाग्रस्त मरीजों को श्वसन से जो है श्वसन के अनुपस्थित से बचाने के लिए यह ट्रेकियोस्टोमी की जाती है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो इसमें कुछ सर्जरी में जो है आवश्यकता पड़ती है कुछ सामान की। जैसे चलिए सबसे पहले आपको एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लेना पड़ेगा जो कि मैंने ऊपर दिखाया, एक ट्यूब होगा। दूसरा लैरेंजोस्कोप होगा, इससे देखने के लिए कि मेरा जो पाइप है वह सही जगह पर जो है फिट हो गया है, तो यह एक लैरेंजोस्कोप होनी चाहिए, ठीक है। एम्बू बैग होनी चाहिए, यह एम्बू बैग क्या करता है कि जो सिक्रेशन है उसको रोकता है, अनावश्यक सिक्रेशन को, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए यानी O2 मास्क होनी चाहिए। नेक्स्ट है दस्ताने होनी चाहिए, कॉटन या गॉज पीस होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, कनेक्टिव ट्यूब होनी चाहिए। जो हम ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब है उसको लगाने के बाद हमारा एक कनेक्टिव ट्यूब होनी चाहिए जो हम इससे ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
आगे है सक्शन कैनुला होना चाहिए। सक्शन कैनुला का मतलब क्या है कि यह जो है अनावश्यक शराब को जो है चूसन करने के लिए, सक्शन मतलब साफ करने के लिए एक सक्शन कैनुला होनी चाहिए। 10वां है SpO2 मॉनिटर होनी चाहिए। और 11 है एयर वे होनी चाहिए, मतलब श्वसन के लिए एक एयर वे होनी चाहिए। 12 नंबर है सिरेंज होनी चाहिए, IV सेट होनी चाहिए, वेन फ्लोनेन टर्च होनी चाहिए। ठीक है, आगे है सर्जिकल बेड जो है होनी चाहिए, चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है। और 14 नंबर है आवश्यक दवाइयाँ जैसे मिडाजोलम, एड्रेनालाइन, एट्रोपिन, इमसेट, यह सब जो है कुछ आवश्यक इमरजेंसी दवाइयाँ होनी चाहिए। तो माय डियर, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जो है सामान होनी चाहिए। ठीक है, टोटल चीज़ें मैंने बता दिया। जो जो नॉर्मली सर्जरी में उपयुक्त होता है वह सब जो है आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो जो, चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो सर्जिकल वाला में जो जो चीज़ें आवश्यक पड़ेगा सब जो है आपको इसमें उपकरण में शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एकाध जो है उपकरण अलग है, जैसे ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बाद जो है ट्रेकियोस्टोमी के लिए एक कनेक्टिव ट्यूब चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह तो नॉर्मल सर्जरी में भी जो है चाहिए। ठीक है ना, सक्शन कैनुला चाहिए। ठीक है, कनेक्टिव ट्यूब, नॉर्मल सलाइन, कॉटन, दस्ताने, O2 सप्लाई, एम्बू बैग, लेरिंजोस्कोप, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, यह सब जो है आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्जरी में भी ये सब रहता है। सिरिंज, IV सेट, वेन फ्लोन, टर्च, सर्जिकल बेड, आवश्यक दवाइयाँ, मिडाजोलम, एड्रेनालाइन, एट्रोपिन, एमसेट, यह सब दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यह कुछ खास उपकरण हो गया जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको आप सीधा समझिए कि 2-3 इसके लिए स्पेशल है, बाकी सब दवाइयाँ सर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है। बाकी जो जो चीज़ें सर्जिकल प्रोसेस में उपयोग होता है मैंने सब यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब आगे चलते हैं, इसके हम प्रोसीड्यूर को देखते हैं कि आखिर यह जो प्रक्रिया सर्जरी होता है कैसे जो है यह प्रक्रिया आगे बढ़ता है। ठीक है, कैसे यह सर्जरी संभव होता है। ठीक है, आगे चलिए। यह प्रक्रिया चिकित्सक द्वारा की जाती है एवं नर्स चिकित्सक के साथ असिस्टेंट करती है। सबसे पहले जो ये प्रोसेस है, यह प्रोसेस नर्स के द्वारा नहीं किया जाता है, चूँकि सर्जरी डॉक्टर करते हैं ना, तो डॉक्टर इसे करते हैं, बट नर्स जो होती है यह असिस्ट के काम करती है, मतलब सहायक के काम करती है। ठीक है, दूसरा है रोगी को उचित स्थिति प्रदान की जाती है। अब जो भी रोगी होते हैं उसको उचित स्थिति देते हैं, जिसे ट्रेकिया के ऑपरेशन में जो भी सर्जरी उपयुक्त हो वह सर्जरी देते हैं। खासकर सुपाइन पोजीशन जो है, पीठ के बल लेटा हुआ पोजीशन में जो है रखा जाता है। ओके, आगे है रोगी को नेक एक्सटेंड करके इंसिजन साइट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। देखिए यहाँ पे होता है कि रोगी को जिस भी पोजीशन में आप रखते हैं, आप जो है रोगी को नेक जो गर्दन होता है उसको एकदम एक्सटेंड करके रखते हैं, एकदम जो है टाइट करके रखते हैं। ठीक है, और उस जगह पर जहाँ चीरा लगाना हो उस जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है चौथा नंबर कि जब चिकित्सक द्वारा ट्रेकिया की तीसरी और चौथी रिंग पर चीरा लगाया जाता है एवं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है, चौथा स्टेप, जब हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ कर देते हैं जगह को, तो हम क्या करते हैं कि तीसरी रिंग और चौथी रिंग के बीच में जो जगह होता है ट्रेकिया में, वहाँ पे एक चीरा लगाते हैं और वह चीरा लगाने के बाद हम वहाँ पे एक ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, पाँचवा में है इंसिजन के होने वाले रक्त स्राव का लगातार चूसन किया जाता है। अब सक्शन कैनुला हम इसीलिए ही रखते हैं क्योंकि गर्दन है, ट्रेकिया में सर्जरी है, अगर आप उसके ब्लड को सक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वह ब्लड ट्रेकिया में चला जाएगा और वह और जाम कर देगा। तो इसलिए इंसिजन के कारण जो भी ब्लीडिंग होता है उसको लगातार जो है सक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, छठा है रोगी को O2 मतलब ऑक्सीजन जो है लगातार जो है दिया जाता है। और नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को स्थिर करने के लिए अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। अब चूंकि जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाए हैं, अगर सीधा हम उसे लगा कर छोड़ देंगे तो इधर से उधर हिलेगा, प्रॉब्लम होगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम अच्छी तरह से जो हमारा माइक्रोटेप या जो भी होता है उससे अच्छी तरह से उसे बांध देते हैं ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना खिसके। समझ गए? तो यही कुछ प्रोसेस होता है, बस नॉर्मल सी प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस ध्यान में रखना है
कि यह प्रक्रिया डॉक्टर के द्वारा की होता है, इसमें नर्स असिस्ट करती है। और दूसरा, रोगी के उचित स्थिति देते हैं। स्थिति में देने के बाद जो है नेक को एक्सटेंड करके रखते हैं और इंसिजन साइट को अच्छे एंटीसेप्टिक घोल से धोते हैं। चौथा है, अब चिकित्सक द्वारा ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग पर चीरा लगा के उसमें ट्रेकियो ट्यूब डाला जाता है। और पाँचवा है, इंसिजन के कारण जो भी ब्लीडिंग होता है उसको लगातार सक्शन किया जाता है। और उसके बाद है कि रोगी को लगातार जो है O2 एडमिनिस्ट्रेट करते रहते हैं। एंड सातवां है, अच्छे से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को बांध देते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब है यहाँ पे देखिएगा ट्रेकियोस्टोमी में नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर इन ट्रेकियोस्टोमी। अब आपको पता है सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी है कहाँ पे, सारा चीज़ को आप देख रहे हैं। तो आपको अब नर्सिंग प्रबंध लिखना है, नर्सिंग देखभाल लिखना है। तो कोई भी जो है सर्जरी वाले पेशेंट के लिए 3 चरणों में नर्सिंग देखभाल होता है। एक सर्जरी से पूर्व का देखभाल, एक सर्जरी के दौरान देखभाल और एक सर्जरी के बाद का देखभाल। ठीक है, और यह सब जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सर्जरी से पहले क्या क्या देखभाल होता है, सर्जरी के दौरान क्या क्या देखभाल होता है और सर्जरी के बाद क्या क्या देखभाल होता है। ठीक है, टोटल चीज़ें हैं। आप यहाँ पे यही चीज़ें को जो है आप लोग को लिखना है। आप देखभाल में सीधा अगर पॉइंट में लिखते हैं तो सीधा जो है दीजिए कि नर्सिंग देखभाल में आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, बाकी चलिए हम बता देते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर देखभाल करना है तो चलिए सीधा मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम रोगी एवं उसके परिजनों को प्रक्रिया के बारे में समझाकर लिखित सहमति ली जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है, नर्स जो है वह रोगी के पेरेंट्स को बताते हैं प्रोसेस के बारे में और उससे जो है रिटन परमिशन लेती है। ठीक है, रोगी को शांत एवं अच्छा संवादन युक्त वातावरण प्रदान करती है, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करती है, रोगी को जैविक चिन्ह को नियमित जाँच करती है। पाँचवा है, चिकित्सक के निर्देशानुसार आवश्यक दर्द निवारक दवाइयाँ देती है। छठा है, रोगी को आवश्यकता अनुसार O2 ऑक्सीजन प्रदान करती है, रोगी के सिक्रेशन को हटाने तथा एयरवे को साफ करने के लिए सक्शन करती है, मीन्स चूसन करती है। ओके, आठवां है, सक्शनिंग के दौरान सख्त विसंक्रमित जो है टेक्निक का इस्तेमाल करती है। नौवां है, एक बार में सक्शन 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा तक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा रोगी में हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, 10वां है, नियमित अंतराल पर ट्रेकियोस्टोमी के आसपास की जगह की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। यदि रोगी भोजन निगलने में असमर्थ हो तो NG ट्यूब द्वारा उसका पोषण मेंटेन किया जाना चाहिए। ओके, 12 है, ट्रेकियोस्टोमी की सफाई के दौरान इनर कैनुला को अच्छी तरह से साफ़ करें, इससे बाहर निकाल कर HO घोल से साफ़ करें। उसके बाद ब्रश की सहायता से डिस्टिल वाटर में धोना चाहिए, मतलब जो ट्यूब उसमें लगा है ना, उसके ट्यूब के बाहर वाले जो भाग है उसको निकाल कर अच्छे से साफ़ करना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे देख लीजिए HO में, ठीक है ना, HO2 यानी जो होता है जल में और डिस्टिल वाटर में धोनी चाहिए। ठीक है, जिससे वह बिल्कुल संक्रमण अंदर ना जाए। ओके, तो यही कुछ देखभाल है, नर्सिंग देखभाल। चाहे तो आप डायरेक्टली ये लिखिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इससे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि सर्जिकल पेशेंट का सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के देखभाल बाद जो है देखभाल कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने टोटल बता दिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे यह प्रश्न हो गया आपका समाप्त। अब यहाँ पे देखिए नर्सिंग देखभाल इंग्लिश में मैंने दे रखा है। लास्ट वाला बचता है कि इसका जटिलता बताते हैं, मतलब ये सर्जरी होने के बाद ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगने के बाद क्या जो है व्यक्ति में परेशानियां, जटिलता बढ़ सकता है। देख लीजिए, पहला है ट्यूब अपने स्थान से इधर उधर हट सकता है, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में रुकावट, अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ट्यूब में सर्जरी लग के ट्यूब जो लगाया गया है, अब ऐसा नहीं है कि ट्यूब में जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट नहीं होगा, इसमें भी रुकावट आ सकता है। तीसरा है ट्रेकियोमेलेसिया हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टूला हो सकता है, मीन्स जो ट्रेकिया है और जो ओसोफेगस है दोनों आपस में कनेक्ट हो सकता है, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो कुछ यही जटिलता है, जटिलता में यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। ट्रेकियोमेलेसिया, ट्रेकियल स्टेनोसिस और ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टूला। ओके।
चलिए अब हम आगे हम क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। एक होता है थोरासेंटेसिस और एक होता है पैरासेंटेसिस। ठीक है, एक होता है पैरासेंटोसिस और एक होता है थोरासेंटेसिस। याद रखिएगा, थोरासेंटेसिस मतलब थोरेटिक कैविटी में जो है प्रोसेस होता है और पैरासेंटेसिस मतलब पेरिटोनियल मतलब एब्डोमिनल उदर क्षेत्र में यह प्रोसेस होता है। अब ये होता क्या है, थोरासेंटेसिस 5 नंबर में पूछ सकता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोरासेंटेसिस इस प्रक्रिया में वक्ष भित्ति से, ठीक है ना, इस प्रक्रिया में वक्ष भित्ति से होते हुए प्लूरल गुहा प्लूरल कैविटी में फेफड़ा के कैविटी में एक सुई प्रविष्ट कराई जाती है एवं उसमें स्थित द्रव या वायु को बाहर निकाला जाता है। थोरासेंटेसिस तब किया जाता है माय डियर जब किसी व्यक्ति के जो फेफड़ा है वहाँ पे कोई द्रव भरा हो, गुहा में कोई द्रव भरा हो या वायु भरा हो, तो जो है उसे थोरासेंटेसिस के जरिए एक इंजेक्शन को जो है आदमी के चेस्ट वाल मतलब वक्ष भित्ति से होते हुए प्लूरल कैविटी में इंजेक्शन डाला जाता है और डालने के बाद अगर वहाँ वायु जमा हो तो वायु को निकाला जाता है। अगर वहाँ कोई द्रव जमा है जैसे प्लूरल इफ्यूजन तो उसमें से द्रव को निकाला जाता है और यही हमारा थोरासेंटेसिस होता है। समझ रहे हैं? चलिए, इसका उपयोग जो है नैदानिक और उपचारात्मक दोनों रूप में होता है। अब इसका जो निदान होता है, इसका निदान या तो टेस्ट के हिसाब से मतलब डायग्नोसिस के लिए भी हो सकता है या इसका जो है थेरेप्यूटिक मतलब उपचार के दृष्टि से भी हो सकता है। उपचार का मतलब है कि अगर किसी को पानी भर गया हो, किसी का जो है पानी बन रहा हो फेफड़ा के गुहा में या हवा भर रहा हो समय समय पर, तो उसको यह थोरासेंटेसिस किया जाता है। ठीक है, निदान का मतलब होता है कि कुछ उसमें से पदार्थ को निकालना जांच के लिए, कुछ तरल को निकालना और उसे जो है लैब में भेजना, तो यह हो जाता है नैदानिक दृष्टि से। दोनों दृष्टि से यह जो है थोरासेंटेसिस किया जाता है। आगे है, इसका उपयोग प्लूरल कैविटी में द्रव पस वायु भर जाने पर फेफड़े व अन्य रोगों को निदान हेतु किया जाता है। स्पष्ट कर दिया गया कि इसका उपयोग जो फेफड़ा के कैविटी होता है, गुहा प्लूरल कैविटी, उसमें द्रव भरता है, पस भरता है या वायु भर जाता है, तो इसके लिए जो है फेफड़ा के या अन्य रोगों के निदान हेतु यह थोरासेंटेसिस किया जाता है। ठीक है, फिगर के माध्यम से माय डियर देख लीजिए, आप लोग देखते भी होइएगा कि व्यक्ति में इस प्रकार से जो है लगाया जाता है। जैसे मानिए यह जो है व्यक्ति का दर्शाने के लिए इस प्रकार से बनाया गया है। आप लोग देखते होइएगा कि व्यक्ति के जो है बगल में जो कंधा होता है उसके नीचे देखते होइएगा बगल में कभी कभी किसी व्यक्ति को जो है वहाँ से एक जो है ट्यूब के जरिए एक बैग कनेक्ट रहता है, तो वह जो है नॉर्मली वही जो है थोरासेंटेसिस रहता है। वह इसलिए किया जाता है किसी पेशेंट को जब उसे फेफड़ा के गुहा में पानी भर रहा होता है, ठीक है, कोई पस जमा हो रहा होता है, यानी प्लूरल इफ्यूजन हो या एम्फाइमा हो या फिर एम्फाइस्मा हो, तो यह सब कंडीशन में जो है देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतना जो पीला वाला भाग दिख रहा है यह द्रव से भरा हुआ है, प्लूरल कैविटी में जो है द्रव भर गया हुआ है। तो अब इसे जो है देखिए यहाँ पे थोरासेंटेसिस किया जाता है चेस्ट के भीतर से, चेस्ट वाल्व से इसमें एक इंजेक्शन डाला जाता है और यह इंजेक्शन से एक ट्यूब जो है कनेक्ट कर दिया जाता है और यह जो है ट्यूब से एक बैग कनेक्ट रहता है और इसमें से जैसे जैसे तरल इसमें बनता है वह तरल जो है इस थैला में आता रहता है। ठीक है, बाहर निकलते रहता है। तो यह जो है निकाला जाता है तरल को, द्रव को या वायु को भी निकाला जाता है थोरासेंटेसिस करके। तो नॉर्मली जो थोरासेंटेसिस होता है तो वह छाती वाले एरिए में इंजेक्शन देकर प्लूरल कैविटी में से द्रव हो, पस हो, वायु हो निकालने को ही थोरासेंटेसिस कहते हैं। जबकि जो पैरासेंटेसिस होता है, पैरासेंटेसिस जो होता है वह एब्डोमिनल कैविटी जो होता है ना, एब्डोमिनल क्षेत्र मतलब जो उदर क्षेत्र होता है उसमें पानी भर जाना हो, घाव हो जाना हो, ठीक है, नॉर्मली ख़ास तौर पे पानी भर जाता है पेट में, तो उसके लिए पेट से अगर पानी निकालना हो, कोई द्रव निकालना हो, मवाद निकालना हो, तो उसके लिए पैरासेंटोसिस किया जाता है। लेकिन अगर छाती वाले जगह से, फेफड़े वाले जगह से निकालना हो तो उसके लिए थोरासेंटेसिस किया जाता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, समझ गए? चलिए, अब यह प्रक्रिया कैसे किया जाता है देखिए। इसमें रोगी को नच तपहीज स्थिति में बैठा दिया जाता है। इसमें व्यक्ति को नच तपहीज स्थिति में बैठा दिया जाता है। वह भुजा तथा कंधों को हल्का सा उठाकर रखा जाता है।
अब इसके लिए दिया जाने वाला जो पोजीशन है वह कौन सा है, नच तपहीज, ठीक है, नच तपहीज पोजीशन में दिया जाता है। व्यक्ति के भुजा और कंधे को हल्का सा उठाकर रखा जाता है। ओके, यदि रोगी बैठने में असमर्थ हो, मतलब बैठने नहीं सक रहा हो, तो उसे अप्रभावित साइड में लिटा दे, मतलब जिस साइड से अगर प्रभावित नहीं हो उस साइड से लिटा दिया जाता है। बिस्तर का सिरा लगभग 45 डिग्री कोण पर उठा दिया जाता है। बिस्तर का जो सिरा होता है बेड ब्लॉक्स के जरिए 45 डिग्री पर उठा देते हैं, ठीक है। वक्ष भेदन यानी थोरासेंटेसिस वाले स्थान की त्वचा को पूर्णतः अपुतिता अथवा संक्रमण से मुक्त कर देते हैं, मतलब उसे बिल्कुल संक्रमण एसेप्टिक तकनीक से घोल से साफ कर देते हैं। वक्ष भेदन सुई को निचली पसलियों के भाग में मध्य स्थान में धीरे से प्रवेश कराते हैं। देखिए, वक्ष भेदन यानी थोरासेंटेसिस में जो सुई होता है, सिरिंज जो होता है, उसको जो है निचली पसली, मतलब जो निचला रिब्स होता है, निचले पसलियों के भाग में, उसके मध्य भाग में जो है धीरे से प्रवेश कराया जाता है। मतलब दो पसलियों के नीचे वाला जो दो पसली है उसके बीच में इंजेक्शन को जो है क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है रिब्स से होकर, ठीक है, पसली से होकर। सुई के पुलरल स्थान में पहुंचने पर सिरिंज के पिस्टन को खींचकर पुलरल द्रव को कलेक्टिंग बोतल में इकट्ठा करते हैं। अब जैसे ही आपका जो सिरिंज है वह सही जगह पर पहुंच जाएगा, मीन्स जहां द्रव भरा है उस क्षेत्र पर आपका इंजेक्शन अगर पहुंच जाएगा, तो जैसे ही आप उसके सिरिंज को पिस्टन को आप खींचिएगा तो उसमें जो तरल जमा है वह जो है इंजेक्शन में आने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा, और फिर उसको हम एक अलग से कलेक्टिंग बोतल में इकट्ठा कर लेते हैं, और यही तो हमारा जो है प्रोसेस जो है थोरासेंटेसिस हो जाता है। तो यही थोरासेंटेसिस होता है, और इसी प्रकार से पैरासेंटेसिस भी जो है व्यक्ति में किया जाता है। पैरासेंटेसिस में पेरिटोनियम क्षेत्र यानी एब्डोमिनल क्षेत्र, पेट के आसपास जमे पानी, अनावश्यक तरल, द्रव, पस, ठीक है, सब कुछ को निकालने के लिए पेट वाले भाग में जो हम प्रोसेस अपनाते हैं वह पैरासेंटेसिस होता है, और थोरासेंटेसिस होता है जो थोरेटिक कैविटी से होते हुए जो है पुलरल कैविटी में डाला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ देगा। यहाँ पे इंग्लिश टोटल मैंने दे रखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।